भारत के राष्ट्रपति, आखिर ये पद है क्या? क्या सिर्फ एक रबर स्टैंप या फिर इससे कहीं ज्यादा? आज हम इसी पद की शक्तियों और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पद जिसे लेकर अक्सर काफी गलत फहमियां होती हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पद के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब एक तरफ कागज पर देखें तो इनके पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ अक्सर उन्हें सिर्फ एक नाम मात्र का हेड, एक फिगर हेड मान लिया जाता है। तो सच क्या है? इस पहेली का जवाब रायसीना हिल्स पर बने उस 340 कमरों वाले भव्य महल के अंदर छिपा है। जी हां, राष्ट्रपति भवन में। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। जरा गहराई से समझते हैं इस संवैधानिक विरोधाभास को कि आखिर राष्ट्रपति की असली हैसियत है क्या। देखिए, भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, उसकी ये एक बहुत ही बुनियादी बात है। राष्ट्रपति होते हैं नॉमिनल हेड, मतलब डी यूर हेड। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के सारे काम, सारे फैसले उन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। लेकिन असल में फैसले लेता कौन है? वो है प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, जो कि रियल हेड या डी फैक्टो हेड होते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। सोचिए, एक परिवार है, राष्ट्रपति उस परिवार के सम्मानित दादाजी की तरह हैं और प्रधानमंत्री है निर्णय लेने वाले पिता। अब घर में सब कुछ दादाजी के नाम से होता है, उनका सम्मान सबसे ऊपर है। लेकिन घर चलेगा कैसे, क्या फैसले लेने हैं, ये सब पिता ही तय करते हैं। कितना सटीक है ना? अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतने अहम पद पर जो व्यक्ति बैठता है, उसे चुना कैसे जाता है? ये कोई आम लोकसभा चुनाव जैसा नहीं है जहां हम सब सीधे वोट करते हैं। नहीं, ये एक काफी जटिल इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति को चुनता है एक इलेक्टोरल कॉलेज। और यहां एक शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है, निर्वाचित यानी इलेक्टेड। सिर्फ पार्लियामेंट और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य ही वोट दे सकते हैं। जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं ना, वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। और क्यों? सीधी सी बात है, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए। और हां, इस पद के लिए क्वालिफिकेशन भी काफी सख्त हैं। उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यह सब तो है ही। पर एक और खास बात है, उम्मीदवार को कम से कम 50 एमपीज या एमएलएस का प्रपोजल और 50 का समर्थन चाहिए, यानी कुल 100 का सपोर्ट। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट इस पद के लिए खड़ा ना हो पाए। ठीक है, तो चुनाव हो गया, योग्यताएं देख लीं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियां। आखिर उनके पास क्या-क्या पावर्स होती हैं? और यकीन मानिए, उनके पास शक्तियों का एक पूरा शस्त्रागार है। मोटे तौर पे देखें तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम इन 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, उनकी क्षमादान शक्ति और इमरजेंसी पावर्स। प्रधानमंत्री से लेकर गवर्नर तक की नियुक्ति, बिल को कानून बनाना और देश में इमरजेंसी लगाना, ये सब इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। हाँ, ये बात और है कि वो ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करते हैं। अब जरा इनकी क्षमादान शक्ति यानी पार्डनिंग पावर को समझते हैं। ये बहुत खास है। ये सिर्फ एक पावर नहीं, बल्कि 5 अलग-अलग तरह की शक्तियां हैं। मतलब राष्ट्रपति किसी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, यहां तक कि मौत की सजा पर भी रोक लगा सकते हैं। ये एक तरह से न्यायपालिका के फैसले के ऊपर दया का अधिकार है। जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत ना हो। और यहीं पर काम आती है उनकी वीटो पावर। ये उनकी कलम की ताकत है जो लेजिस्लेचर पर एक जरूरी चेक का काम करती है। और इसी से जुड़ी एक मजेदार कहावत है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति से गहरी होती है। ये पॉकेट वीटो की तरफ इशारा है। इसका सबसे मशहूर किस्सा 1986 का है, जब राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस बिल पर ना हाँ कहा ना, बस उसे अपनी जेब में रख लिया अनिश्चित काल के लिए, और वो बिल कभी कानून बन ही नहीं पाया। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन सोचिए अगर राष्ट्रपति खुद ही संविधान का उल्लंघन करने लगे, तब क्या होगा? हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी भी व्यवस्था की है और उसे कहते हैं इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इम्पीचमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार हो सकता है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ नहीं। इसे जानबूझकर इतना संकीर्ण रखा गया है ताकि इस शक्तिशाली पद का राजनीतिक दुरुपयोग ना हो। और राष्ट्रपति को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। सोचिए, जिस भी सदन में आरोप लगते हैं वहां 2/3 बहुमत चाहिए, फिर दूसरे सदन में जांच होगी और फिर वहां भी 2/3 बहुमत से उसे पास करना होगा।
ये इतना मुश्किल है कि इसे लगभग नामुमकिन माना जाता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। राष्ट्रपति को चुनने और हटाने की प्रक्रिया में वोट कौन देता है, इसमें एक बड़ा फर्क है। चुनाव में राज्य के एमएलएज वोट देते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में उनका कोई रोल नहीं। और दूसरी तरफ जो नॉमिनेटेड एमपीज चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे, वो इम्पीचमेंट में वोट दे सकते हैं। देखा कितना बड़ा अंतर है। तो आज तक भारत में कितने राष्ट्रपतियों को सफलतापूर्वक इम्पीच किया गया है? जवाब है 0, 0, 1 भी नहीं। ये एक नंबर ही इस पद की स्थिरता और सुरक्षा के बारे में सब कुछ कह देता है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। राजा या रबर स्टैंप, क्या है राष्ट्रपति की शक्ति पर हमारा अंतिम फैसला? देखिए, निष्कर्ष यह है कि राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड की नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा है। वो हमारे संविधान के गार्डियन हैं, अंतिम सुरक्षा कवच, एक ऐसा सेफ्टी वॉल्व जो तब काम आता है जब लोकतंत्र पर कोई संकट मंडरा रहा हो। तो रबर स्टैम्प तो बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें एक स्लीपिंग जायंट कहना ज्यादा सही होगा, एक सोया हुआ दैत्य। जब तक देश और संविधान के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है, वो शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही संविधान पर कोई खतरा आता है, ये विशालकाय जाग उठता है। लेकिन ये पूरा विश्लेषण एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं, ये तो ठीक है, पर जब संकट का समय हो तो इस संरक्षक का संरक्षक कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो चेक्स एंड बैलेंसेस के पूरे सिस्टम पर हमें सोचने पर मजबूर करता है।